हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा मैं आज आपके पास कॉस्ट शीट की क्लास नंबर 4 लेके आया हूं, जिसके अंदर आज मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। क्लास को कहीं छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है कॉस्ट शीट का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 4 वीक एंडिंग 31 मार्च 2017। मतलब आपके पास यहाँ पे 4 हफ्तों की इंफॉर्मेशन बच्चे दे रखी है, जिसमें सबसे पहले लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम 20,000, डायरेक्ट वेजेस आपके पास में है 12,000, मशीन आवर्स वर्क का मतलब फैक्ट्री के अंदर मशीन कितने घंटे चली है 950 घंटे, मशीन आवर रेट का मतलब 1 घंटे मशीन चलने का खर्चा फैक्ट्री का है 2 रुपये। तो 950 घंटे मशीन चलने का जो खर्चा आएगा वो आपके पास कितना आएगा, यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 950 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1900 रुपये। इसका मतलब फैक्ट्री का खर्चा आपके पास में आ जाएगा 1900 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आपके पास है 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का 15% आपके पास आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड। 37 पैसे पर यूनिट आपके पास है सेलिंग ओवरहेड। यूनिट प्रोड्यूस आपके पास है 20,000 और यूनिट सोल्ड आपके पास है 18,000। आपको याद होगा पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि यदि आप क्वांटिटी बना रहे हैं 20,000 और क्वांटिटी बेच रहे हैं 18,000, इसका मतलब 2,000 यूनिट ऐसी भी हैं जो आपने बना तो लिए लेकिन बेची नहीं है, तो क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में आ जाएगा 2,000 यूनिट्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी 2,000 यूनिट की, जो अक्सर बच्चा भूल जाता है एग्जाम के अंदर कि जब हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं तो वहां पर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2,000 यूनिट की भी लिखनी होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव शोइंग, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उनसे आपको स्टेटमेंट बनानी है। किसके लिए? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। मतलब पहली स्टेटमेंट ए पार्ट में आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कॉस्ट शीट को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और वहां क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करके आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। दूसरा पॉइंट आपको निकालना है प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद का जो रिमेनिंग पार्ट होगा कॉस्ट शीट का वो फिर आपको बनाना होगा, मतलब कॉस्ट शीट को यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आगे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में हमें बनाना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट की स्टेटमेंट, और ऊपर हेडिंग लिख दी कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, जिसमें सबसे पहला खर्चा आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जो आपके पास है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेस आपके पास है 12,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो नील लिखेंगे। और इस तरीके से आपके पास में जो प्राइम कॉस्ट है, जिसको आप डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। अब आगे देखिए फैक्ट्री का खर्चा जो आपके पास में है वो 950 घंटे का 950 आवर्स का 2 रुपए के हिसाब से आपके पास में आ जाएगा 1900, और आपके पास आ जाएगा 33,900 रुपये फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट का 15% ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, तो 33,900 का 15% देखिए कितना आता है करके। हाँ जी, 33,900 का 15% बेटा आपने निकाला तो आपके पास आ जाएगा 5085। ठीक है जी। अब इसमें प्लस कर दिया आपने तो आपके पास आ जाएगा 38,985। हाँ जी, क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है आपके पास में? क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है क्वेश्चन में? 20,000 यूनिट्स है, 20,000 यूनिट है। तो 38,985 को यदि आप डिवाइड कर दें 20,000 से तो आपके पास आ जाएगा 1.949। वैसे तो वैल्यू जो आ रही है वो 25 भी आ रही है, तो आप 25 तक भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है कि आप डेसिमल के बाद में एक डिजिट लिखना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखनी है वो मिनिमम कितनी लिखे? 3 तो जरूर लिखे, मतलब 949 तक तो लिखे ही लिखे। ठीक है जी। तो इस तरीके से सॉल्यूशन आपका यहाँ पे कवर होता है क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, जिसमें हमने कॉस्ट शीट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट तक बनेगा, और जो दूसरा पार्ट होगा आपके पास में
वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेके सेल वैल्यू तक का, ताकि वहां पे बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट आपके पास आ जाए। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, नोट कर लिया भाई सबने? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करनी है। और प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा कॉस्ट शीट का रिमेनिंग पार्ट है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अभी हमने निकाला है 38,985, उसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करनी होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3898.5। तो हमने उससे क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3899। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 38,985 में से हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 3899 माइनस कर दी, हमारे पास आ जाएगा 35,086 रुपीज। हाँ जी, क्वेश्चन में हमें निकालना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और इसे निकालने के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड 37 पर यूनिट, 37 पैसे पर यूनिट। तो 37 पैसे पर यूनिट का मतलब हुआ कि आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस से या क्वांटिटी सोल्ड से। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यदि कोई भी जानकारी बेटा पर यूनिट में आपको दे रखी हो तो आप उसे निकालेंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करके, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल वैल्यू तक कोई भी जानकारी आपको दे रखी होगी तो उस केस में आप क्या करोगे, क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, जो इस क्वेश्चन में 18,000 यूनिट है। 37 पैसे को हमने जब 18,000 से मल्टीप्लाई किया, 37 पैसे को 18,000 यूनिट से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपके पास, 660। इस तरीके से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो देखो कितनी आती है बेटे, 41,746। क्वेश्चन में साफ साफ बताया है कि हर एक यूनिट को बेचने पर आपको सेल वैल्यू 2 रुपये 50 पैसे मिलेगी। 18,000 यूनिट जब आपने सेल की तो 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपकी सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ जी 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 18,000 यूनिट जब आपने सेल किया तो आपके पास बेटा सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000। और आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो अब आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ जी बैलेंसिंग फिगर आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 41,746, 45,000 में से तो 3254 आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सिंपल तरीका आपको कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ये यकीन मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जो भी मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा, लगभग सारा पेपर आपको वहीं से मिलना है। कुछ एक्स्ट्रा कहीं से करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे 100% कवर हो जाएगा। स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर्स, फ्यूचर में आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सब कुछ यहाँ पे कवर है। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फटाफट से आप इसे नोट कीजिएगा। हाँ जी, नोट करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे का मतलब है देखने में बड़ा लगता है लेकिन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ पर बच्चे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखा है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कमोडिटी ए फॉर हाफ ईयर एंडिंग। मतलब आपको जो जानकारी दे रखी है वो आधे साल की दे रखी है प्रोडक्ट ए के लिए, कमोडिटी ए के लिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास है 1,20,000। फैक्ट्री रेंट रेट इंश्योरेंस आपके पास है 8,000। कैरेज इनवर्ड आपके पास है 1,440। कैरेज इनवर्ड को आप दो जगह ट्रीट कर सकते हैं, या तो आप इसे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम कंसीडर कर सकते हैं बेटे, या फिर आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ कैरेज इनवर्ड को रॉ मटेरियल कंज्यूम में कंसीडर कर लेंगे। अदर फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 40,000 रुपये।
डायरेक्ट वेजेस आपके पास है 1 लाख रुपए। स्टॉक 1 जुलाई को मतलब कि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का आपके पास है 20,000। फिनिश गुड्स का आपके पास है 1,000 टन की वैल्यू 15,000। 31 दिसंबर को स्टॉक मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल आपके पास है 22,240। फिनिश गुड्स का स्टॉक 2,000 टन की वैल्यू है 32,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके पास है 4,000। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास है 4800 और कितना आपके पास में 20,000। और सेल वैल्यू आपके पास है 2,99,000। यहां तक तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, वो लिखी है मैंने आपके सामने। आगे देखिए, एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट मतलब सेलिंग ओवरहेड की बात चल रही है यहाँ पर टन आपके पास है 1 रुपए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर सेलिंग ओवरहेड आपको दे रखा होगा तो वो सेलिंग ओवरहेड की कंप्यूटेशन आपको क्वांटिटी सोल्ड पे निकालनी होती है, ना कि क्वांटिटी प्रोड्यूस पे। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में भी बताई है, उससे पहले क्लास में भी बताई थी, क्लास नंबर 3 में। 16,000 टन ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। हमने यहाँ पर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है वो 16,000 टन प्रोड्यूस की है। हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक 1,000 टन है, हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 टन। इसका मतलब 1,000 टन हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, और 2,000 टन हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। और हमारे पास में क्वांटिटी प्रोड्यूस आपके पास में है 16,000 टन। तो सबसे पहले हम यहां पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है जी, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्किंग नोट है हमारे पास में, जिसका नाम हमने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। अब क्वांटिटी सोल्ड का फॉर्मूला तो सबको पता ही है। हाँ जी, क्वांटिटी सोल्ड का फॉर्मूला है क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 16,000 टन आपने प्रोड्यूस किया, 1,000 टन आपके पास पहले से था, 2,000 टन आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब कितनी क्वांटिटी आपने बेची है, तो आप कह सकते हैं 15,000 टन। हाँ जी, सेलिंग ओवरहेड यदि आपको क्वेश्चन में निकालना है तो सेलिंग ओवरहेड को निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, क्वांटिटी सोल्ड को सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट या पर टन जो भी वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी टन में है तो रेट भी आपके पास में पर टन होगा, क्वांटिटी यदि किलोग्राम में तो रेट भी पर किलोग्राम होगा, क्वांटिटी यूनिट्स में तो रेट भी पर यूनिट में होगा। यहाँ पे आपके पास जो रेट है वो 1 रुपये पर टन है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 15,000 इंटू 1, 15,000 रुपये। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में सेलिंग ओवरहेड 15,000 आ गया। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि क्वांटिटी 16,000 कंसीडर कर लेते हैं 15,000 की जगह, और आपका आंसर सेलिंग ओवरहेड का 16,000 पे आ जाता है, जबकि आना कितना चाहिए, 15,000। यही बड़ी मिस्टेक एग्जाम में होती है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपके जो 7 नंबर आपको मिल सकते थे वो 0 में कन्वर्ट हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर छोटी सी गलती के क्या हमारे को पूरे क्वेश्चन के 0 मिल सकते हैं। 100% 0 मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है भाई। सही बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जहां पर हमें अगला जो कंप्यूटेशन करना है, वर्किंग नोट बनाना है, वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम का। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए हमारे पास में रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कैरेज इनवर्ड दे रखा है। मैंने कैरेज इनवर्ड के आपको 2 पॉइंट बताए थे कि आप उसे रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं। देखिए भाई, तो वर्किंग नोट नंबर 3 में हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड
चलिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास है बेटे 20,000, रॉ मटेरियल परचेज हमारे पास है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास में है 22,240, 22,240 और कैरीज इनवर्ड आपके पास में है 1,440। इस तरीके से आपके पास में हाँ जी रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। देखिए कितना, तो सबसे पहले हमने 20,000 में प्लस किया 1,20,000, ठीक है ना, और उसमें प्लस किया 1,440 और माइनस किया 22,240, हमारे पास आ जाएगा 1,19,200। इस तरीके से बच्चे मैंने आपके लिए 3 वर्किंग नोट बनाया। पहला मैंने आपके लिए बनाया क्वांटिटी सोल्ड का, दूसरा मैंने बनाया सेलिंग ओवरहेड का, तीसरा मैंने आपके लिए बनाया रॉ मटेरियल कंज्यूम का, और आखिरी आप बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं बनाना चाहें तो ना बनाएं। किसका? फैक्ट्री ओवरहेड का। अब फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है जितने भी आपकी फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट थी वो सारी की सारी यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर एक तो फैक्ट्री रेंट रेट इंश्योरेंस दे रखा है, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, फैक्ट्री रेंट रेट इंश्योरेंस, तो मैंने खाली फैक्ट्री रेंट नाम लिख दिया, आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, 8,000 प्लस अदर फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड जो आपके पास है क्वेश्चन में 40,000, 40,000 रुपये। तो इस तरीके से आपके पास में फैक्ट्री का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 48,000 रुपये। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बताइए भाई, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो भाई आप फटाफट से मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं समय पे, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से नोट कीजिएगा और आगे अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। सभी ने नोट कर लिया उम्मीद करता हूं मैं। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें यहां पे लिखनी है। देखिए भाई, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जो अभी हमने यहां पे निकाला है कितना। हाँ जी, कितना निकाला था हमने, 1,19,200, तो हमने यहां पे लिख दिया 1,19,200। डायरेक्ट लेबर हमारे पास में कितना है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास है 1,00,000 रुपए। अच्छा, कैरेज इनवर्ड हम यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम में ले चुके हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंस पे यहाँ पे नहीं लिखा। आप किसी एक जगह लिख सकते हैं, ऊपर या नीचे। तो अब आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2,19,200। फैक्ट्री का खर्चा अभी मैंने आपके सामने लिखा था वर्किंग नोट में 48,000। ओपनिंग WIP क्वेश्चन में आपके पास है 4,800 और क्लोजिंग WIP आपके पास है 20,000। ये सारी जानकारी बेटा जो आपको क्वेश्चन मिले हैं उसमें दे रखी है, जो बुक आपके पास आई है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब इस तरीके से यदि आप फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू देखें तो कितनी आती है, हाँ जी 2,52,000, 2,52,000 रुपीज बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 2,52,000। ऑफिस का जो खर्चा है वो कितना आपके पास में, तो क्वेश्चन में ऑफिस का खर्चा आपको दे रखा है 4,000। अब क्वेश्चन में बता नहीं रहा कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और पूरा का पूरा 4,000 पे यहाँ लिखेंगे। आपके पास आ जाएगा 2,56,000। चलिए नेक्स्ट आपके पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का आपको दे रखा है बेटा 1,000 टन का 15,000 पे, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास है 32,000। तो 2,56,000 में आपने प्लस किया 15,000 और माइनस कर दिया 32,000, तो आपके पास बेटा आ जाएगा 2,39,000। 2,39,000। सेलिंग ओवरहेड आपके पास है क्वेश्चन में
यानी सेलिंग ओवरहेड अभी आपने कैलकुलेट किया ना वर्किंग नोट में, 15,000 टन 1 रुपये के हिसाब से 15,000। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड 15,000 टन है, 1 रुपये के हिसाब से सेलिंग ओवरहेड 15,000 टन का 15,000 पे आ जाएगा। और इस तरीके से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी 2,54,000। सेल वैल्यू बेटा क्वेश्चन में आपके पास कितनी गिवन है, 2,99,000। और बैलेंसिंग फिगर आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो माइनस करके कितना आएगा, देखिए भाई 45,000। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, किसी तरीके की कोई समस्या आपको आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ वर्किंग नोट्स बनाने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। फटाफट से नोट कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो इंस्टीट्यूट की नज़र में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है और उसको करते टाइम बच्चों से काफ़ी गलती होती है। मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन जब आप करें एग्जाम में तो आपसे कोई गलती हो। गलती के बेटा कोई चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। गलती यदि ज़्यादा करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो बेटा पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो आपका एक अटैम्प्ट जो 6 महीने का वो बढ़ जाएगा बिना बात के, और काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है ना। बच्चा भी परेशान होता है कि भाई मेरा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है जी, उसको सैलरी भी फिर देर से मिलेगी बाद में। तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को कोई फ्यूचर में नुकसान हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ आनंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर अगस्त। अगस्त महीने का आपके पास में डाटा दे रखा है जिसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 16,000 रुपये, साथ में लिखा है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का 160% आपके पास है क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है 56,000। अगस्त 31 का मतलब अगस्त के महीने का 1 तारीख ओपनिंग स्टॉक है और 31 अगस्त आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड तीनों चीज़ें दे रखी हैं। हाँ जी, अदर डाटा सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 3400 रुपये। आपके पास में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ओहो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब कि हमें क्वेश्चन में बता दिया ये प्रोडक्शन एक्टिविटी से संबंधित नहीं है। इसका ना जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो ध्यान रखना कि ये 2600 रुपये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले नहीं लिखने बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिखने हैं। सेल वैल्यू आपके पास है 75,000 रुपीज़। आपके पास में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड, एंड साथ में आपको बताना है प्रॉफिट, मतलब कि कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, वो स्टेटमेंट हमें बताए उसे कहते हैं कॉस्ट शीट। ऐसी स्टेटमेंट जो हमें कॉस्ट, हमारी सेल वैल्यू, हमारा प्रॉफिट, तीनों चीज़ें बताए, इसे हम कहते हैं कॉस्टिंग की भाषा में कॉस्ट शीट। तो इसका ना हमें सीधा सीधा कॉस्ट शीट बनानी है इस क्वेश्चन में। अब आपके सामने कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस ये हैं कि यदि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एग्जाम में लिखा है, आजकल के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चन का दीवाना है, फटाफट से ऐसे ऐसे पॉइंट डाल देते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। ये आपका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है जो हम कॉस्ट शीट के लिए जनरली यूज करते हैं, जिसमें आपके पास में लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो फटाफट से हम देख के लिखते हैं। हमारे पास में सबसे पहले लिखा हुआ है जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है पहले उनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब अभी हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी जो हमारे लिए मिसिंग है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका ना परचेजेस भी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो परचेजेस भी मिसिंग हो गई। कोई बात नहीं, डायरेक्ट लेबर हमारे को दे रखी है 16,000, 16,000 रुपये। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 16,000 रुपये, जो 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास में 160% है किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो यदि मुझे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को 160% से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कर क्या दूंगा, कर दिया मैंने। 16,000 को मैंने 160% से 160% से डिवाइड किया और मेरे पास में
फैक्ट्री ओवरहेड जो नहीं दे रखा था वो निकल गया 10,000, तो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी 10,000। चलिए आगे देखते हैं। ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP हमें दे रखा है 8,000 12,000, तो ओपनिंग WIP की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे बेटे 8,000 और 12,000। ऑफिस का खर्चा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 2,600, लेकिन लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब 2,600 रुपये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नील। बस आपको इतनी सावधानी से काम करना है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखा है, ये आपको देखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो नीचे लिखना है, यदि लिखा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी तो ऊपर लिखना है, बस इतना करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में क्लास नंबर 1st एंड 2nd में समझा चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का आपको देखा है 14,000 और 18,000, मतलब हमने यहाँ पे लिखा बेटा 14,000 और 18,000। चलिए आगे देखते हैं। सेल वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में बेटा 75,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 3,400। सेल वैल्यू हमारे पास है 75,000 और हमारे पास में 3,400 है सेलिंग ओवरहेड। जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी थी वो मैंने लिखी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास है 56,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास है 56,000, ठीक है ना। अब जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी थी वो मैंने सारी लिख ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंफॉर्मेशन मेरे पास हैं, जिसमें से 11 तो मुझे दिखाई दे रही हैं। एक मैंने वर्किंग नोट बनाया, फैक्ट्री ओवरहेड कर वहाँ से निकाल लिया। देखो सारी चीज़ें लिखी नहीं लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या चीज़ रह गई है, हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई है, बोलो भाई, कोई चीज़ रह गई क्या? हाँ जी, लेबर लिख लिया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लिया, ठीक है ना। क्या क्या रह गया हमारे पास में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया 16,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया आपके पास में 56,000, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया आपके पास में 10,000। अच्छा, रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है वो अभी लिखना बाकी है, कोई बात नहीं अभी लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, 3 और 3 6 और 4 10, 2 इन्फॉर्मेशन इसलिए मिसिंग है क्योंकि अभी हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम का वर्किंग नोट नहीं बनाया। जैसे ही वो वर्किंग नोट डेटा बनाएंगे आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कैसे करना है। यहाँ तक सबने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझें। यहां आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 56,000, ध्यान से समझिए 56,000 आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3,400 आपके पास है सेलिंग ओवरहेड, 2,600 आपके पास में है ऑफिस ओवरहेड और आपके पास है 62,000 टोटल कॉस्ट। बैलेंसिंग फिगर आप यहां पे निकाल सकते हैं प्रॉफिट माइनस 75,000 या 75,000 माइनस 62,000 बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आपके पास आ जाएगा 13,000 रुपये प्रॉफिट का, 13,000 आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है ना। एग्जाम में कोई भी केस हो सकता है, रिलेटेड वाला भी हो सकता है, नॉट रिलेटेड, जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से हम करेंगे। अब आगे देखिए, हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दे रखा, क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम जनरली निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में परचेजेज मिसिंग है, तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपसे सेम एग्जाम में पूछे और कैलकुलेट परचेजेज निकालने को कहा जाए, तो आपको यही कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको इस कॉस्ट शीट को अब रिवर्स कैलकुलेशन के साथ शुरू करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो चीज़ें आप प्लस कर रहे होते हैं अब उन्हें माइनस करना चालू कर दो, माइनस वाली चीज़ों को प्लस करना चालू कर दो, ताकि जो इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में चाहिए वो आपको मिल जाए। अब आपके पास में इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दे रखी है 56,000, के बाद का पोर्शन तो हो चुका है, अब हमें इससे पहले वाले पोर्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये मिसिंग वैल्यू है, ये आपको ढूंढ के निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो फटाफट से देखते हैं। तो 56,000 से यदि मैं स्टार्टिंग करूं और मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकालनी पड़े, तो बेटा जो कैलकुलेशन है वो मुझे रिवर्स लेनी पड़ेगी। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब है 56,000 में 18,000 रुपये जो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था, अब मुझे प्लस करना पड़ेगा, और जो 14,000 प्लस कर रखा था वो मुझे माइनस करना होगा। मतलब 56,000 में 18,000 प्लस कर दो, 14,000 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 60,000, ठीक है जी।
ये तो नील है, इसलिए 60 का 60 रहेगा। अब इसमें 12,000 प्लस कर दो, माइनस कर दो 8,000, माइनस कर दो 10,000, और आपके पास बेटा कितना आ जाएगा 54,000। माइनस कर दो इसमें से 16,000, तो आपके पास में 38,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास में आ चुका, तो आप यहां पर रॉ मटेरियल परचेज बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो आपके पास में जो बैलेंसिंग फिगर है, अभी तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो है 38,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपके पास है 38,000। रॉ मटेरियल परचेज आपको पता नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपके पास में 8,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 8,600। इसका मतलब यदि मुझे रॉ मटेरियल परचेज निकालना पड़े बेटे, तो मैं क्या करूंगा, 38,000 में प्लस करूंगा 8,600 और माइनस कर दूंगा 8,000। तो रॉ मटेरियल परचेज जो मेरे पास में मिसिंग था वो आ जाएगा 38,600। ठीक है भाई, मतलब 8,600 प्लस हो जाएगा, 8,000 माइनस हो जाएगा 38,000 में, तो आपके पास आ जाएगा 38,600। यदि यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वहां पे आपसे पूछते हैं कैलकुलेट रॉ मटेरियल परचेज, तो आपका आंसर होगा 38,600। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप फटाफट से पहले इसे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। वहां पे और क्या ट्विस्ट आता है ऐसे ही क्वेश्चन में, आजकल फेवरेट क्वेश्चन चल रहे हैं इंस्टीट्यूट के ये, इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके जाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही फिलहाल में अभी जो 2024 का 25 का जून 25 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये दिसंबर 24 में आया था, समझ रहे हो मेरी बात। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया भाई सबने? तो यदि सभी ने बेटा नोट कर लिया है तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 14। हाँ, कैसा लग रहा भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉस्टिंग वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे मजाक थोड़ा सा कम चलता है क्योंकि आपका जो पेपर है वो अब प्रोफेशनल लेवल पे आ चुका है। पहले फाउंडेशन लेवल था जहाँ पे सारा पेपर एमसीक्यू होता था, तो वहाँ पर किसी बच्चे को यदि कोई आंसर नहीं भी आ रहा होता था तो वो 4 ऑप्शन जो दे रखे होते थे वहाँ से वो तुक्का भी लगा के अपना आंसर ठीक कर लेता था कई बार। बट यहाँ पर बेटा एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव जो पेपर आता है उसमें तुक्का नहीं चलता, वही बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है जिसको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो यहाँ पे जो एग्जाम में पेपर आएगा 3 घंटे का, उसमें आपको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पढ़ो तीसरा फटाफट से करना है, चौथा करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप पेपर करोगे उतनी जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाओगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 से ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 से ग्रुप 4 में, और एक बार आप क्या बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे। जैसे ही सीएमए बन जाओगे बस जिंदगी के सारे ऐशो आराम आपके चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। और इस 14 क्वेश्चन में आपके लिए एक नया पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन जैसे ये सेम क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है कि सर सेम क्वेश्चन क्यों रिपीट करा रहे हैं। बेटा कुछ ना कुछ पॉइंट नया आता है जिसकी वजह से दिमाग खराब होता है एग्जाम में, और मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग किसी वजह से खराब हो। तो सबसे पहले 14 क्वेश्चन में जो आपके लिए एक नया पॉइंट मैं लेके आया हूँ वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मतलब कि इस 84,000 रुपये में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट दे रखा है उसमें ऑफिस का जो अमाउंट है वो नहीं दे रखा शामिल। 3,900 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो इसमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट शीट बनाते टाइम क्या होगा ये हमें समझना है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दीजिए और उसको ढंग से पढ़ो। पढ़ना कैसे है, यहाँ पे लिखा है द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ दिव्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर अगस्त। ठीक है जी, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 24,000 रुपये जो 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाया था सेम वैसे यहाँ पे बनाना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल टू 160% इंटू फैक्ट्री ओवरहेड। तो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा आपके पास में
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाई 160%, मतलब 24,000 को 160% से डिवाइड करना है। तो आपके पास में डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आएगी बेटे? 15,000 रुपये। तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 15,000 रुपये। आगे चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि बेटा 84,000 रुपये है, इसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब इसका ट्रीटमेंट हमें एग्जाम में क्या करना है बेटा? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपके पास में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखा है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3900 दे रखा है, जिसमें ये नहीं बता रखा आपको कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नहीं है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी एज पर ICMI, और आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। बेटा जैसा आप नोट लिख के आएंगे वैसे ही एग्जाम में कंसीडर किया जाएगा। बट हम हमेशा क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट को भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और जैसा वो बोलते हैं बेटा बिल्कुल वैसे ही करते हैं, क्योंकि मार्क्स तो हमें इंस्टीट्यूट ने ही देने हैं। ठीक है ना भाई? चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे करना है सबसे पहले। हाँ जी, यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमसे यहाँ पे कॉस्ट, सेल और प्रॉफिट तीनों चीज़ें पूछी गई हैं। और जब तीनों चीज़ें पूछी जाती है तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा कॉस्ट शीट बनाना है और अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में कॉस्ट शीट का ये फॉर्मेट है। यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट्स हम बना लेते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले आपके पास में है, हाँ जी, सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड की कंप्यूटेशन करनी है। और उसके लिए लिखा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल टू 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। यदि बच्चे आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 160% से, मतलब कि 24,000 आपकी लेबर कॉस्ट है, इसको 160% से आपने डिवाइड किया तो आपने क्या चमत्कार देखा कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड मिसिंग था वो आपको यहाँ पे 15,000 रुपीज दिखाई देगा, 15,000 रुपये। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। सर यहाँ पे जो हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 84,000 रुपीज दिया हुआ है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हैं? बेटा इसी के लिए तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है कि यदि कल को एग्जाम में लिखा जाए एक्सक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो आपको इस क्वेश्चन में 3900 रुपीज दे रखा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बेटा जब हम बनाएंगे कॉस्ट शीट तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो आपको क्वेश्चन में 3900 रुपीज दिया हुआ है, 3900 रुपीज दिया हुआ है, उसको क्या मान के चलना है? तो हमारे पास में दो केस हैं। पहला केस है कि हम एज्यूम कर लें रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और दूसरा हम लिख सकते हैं नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है जी, तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। इंस्टीट्यूट क्या कहता है यदि क्वेश्चन साइलेंट है, इंस्टीट्यूट कहता है कि यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलें। चलिए भाई, अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट में हमें सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिखनी पड़ेगी। लेबर आपके पास है 24,000, तो हमने यहाँ पे लेबर की वैल्यू लिखी। लेबर आपके पास कितनी है? 24,000। डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई जानकारी नहीं है क्वेश्चन में। फैक्ट्री ओवरहेड अभी आपने निकाला है 15,000 रुपये, 15,000। ठीक है ना भाई? WIP की वैल्यू 12,000, 18,000 आपके पास है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 21,000 और 27,000। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपके पास है 84,000। अब यहाँ जो 84,000 आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ऑफिस का खर्चा है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। यदि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चल रहे हैं, मतलब कि 3900 रुपीज़ हम यहाँ लिखेंगे, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो वैल्यू होगी, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर वैल्यू होगी, ध्यान से सुनो बेटा, गलती ना हो जाए एग्जाम में। यदि आप ऑफिस का खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलते हैं तो उस केस में 3900 रुपीज आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ना पड़ेगा।
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 84,000 जिसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग, इसका मतलब सबसे पहले एक्सक्लूडिंग को बनाओ इंक्लूडिंग, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा जो अमाउंट यहां लिखा है आपने। यदि आप यहां पे निल लिखोगे तो यहां पे भी निल लिखोगे, यहां पे 3900 लिखोगे तो यहां पे भी 3900 लिखोगे, और आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 87,900। ठीक है जी। अब आगे सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 5100, सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 5100, सेल वैल्यू आपके पास है 1,12,500, 1,12,500 रुपीज। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। अब जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी सारी चीजें लिख ली हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, क्या एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग लिखा होता? ये भी हो सकता है बेटा। एक्सक्लूडिंग की जगह क्या हो सकता है एग्जाम में? इंक्लूडिंग भी हो सकता है। तो सर यदि इंक्लूडिंग लिखा होता तो फिर आप क्या करते? सब कुछ बताया जाएगा भाई, पेशेंस रखनी पड़ती है, थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि आपने बोला और फटाफट से हो जाए। अभी तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन जो दे रखा है उसको कर रहे हैं, ठीक है ना। उसे भी मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूं, एक बार रिलेटेड वाला और एक बार नॉट वाला। चलिए, अब आपको यह ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू जो यहां पे लिखी जाएगी उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का अमाउंट जो यहां लिखा होगा वो शामिल होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, सर यहां पर यदि एक्सक्लूडिंग लिखा है तभी तो 3900 ऐड करके दिखाना है, बिल्कुल सही बात है। यदि सर इंक्लूडिंग लिखा होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू इसमें ऑलरेडी शामिल है, आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जो आपका डाउट था कि सर यदि एग्जाम में इंक्लूडिंग लिखा हुआ होता तो क्या करते, यदि इंक्लूडिंग लिखा हुआ होता तो कुछ नहीं करते भाई, छोड़ देते ऐसे ही, जो अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा होता वही लिखना है। एक्सक्लूडिंग लिखा है तो उसे इंक्लूडिंग बनाना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन सी वैल्यू लिखनी है? इंक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यदि इंक्लूडिंग वर्ड लिखा है कुछ नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग लिखा है तो इंक्लूडिंग बनाने के लिए आपको जो अमाउंट यहां लिखोगे वो अमाउंट आपको प्लस करके दिखाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहले 87,900 जो आपको दे रखी है, 87,900 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, इसमें आपने प्लस किया 5100 प्लस निल 93,000 आपके पास आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 1,12,500 में से माइनस किया आपने टोटल कॉस्ट 19,500, आपके पास में आ जाएगा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आपने किया था उसमें भी रिवर्स कैलकुलेशन की थी, क्योंकि आपके पास में रॉ मटेरियल परचेज नहीं दे रखा जिसकी वजह से आप रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं निकाल पा रहे, तो आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे? रिवर्स कैलकुलेशन के सहारे। अब 87,900 से आपको यहाँ पे जाना है तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 87,900 में आपने प्लस करना है 27,000, माइनस करना है बेटा 21,000, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 93,900, माइनस किया 3900 तो आपके पास कितना आ जाएगा 90,000, प्लस किया 18,000, माइनस किया 12,000, माइनस किया 15,000, आपके पास आ जाएगा 81,000। 81,000 में से माइनस किया 24,000, आपके पास कितना आ जाएगा 57,000। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास आ जाएगा बेटा 57,000। अब एक बार रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास 57,000 आ गया तो आप रॉ मटेरियल परचेज आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे उसके लिए हम चलते हैं वर्किंग नोट पे, ठीक है ना। 57,000 आपके पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, कंज्यूम आपके पास है 57,000, रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना है 12,000, क्लोजिंग आपके पास है 12,900। तो रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए 57,000 में 12,900 आपने प्लस कर दिए और 12,000 आपने माइनस कर दिए, तो आपके पास आ जाएगा 57,900। चलिए जी सर, जो क्वेश्चन आपने अभी हमें करवाया है 14 क्वेश्चन, इसके अंदर हमने एज्यूम किया था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो 3,900 रुपीज़ वैल्यू दे रखी थी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन है। यदि सर हम अपनी एजम्पशन को बदल दें तो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी यदि एग्जाम में लिखा आ जाए इसी क्वेश्चन में और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए दिसंबर 25 में या जून 26 में, तो सर फिर हम कैसे करेंगे? तो बेटा वो भी मैं आपको बताता हूँ फटाफट से, नोट कीजिए यहाँ तक।
नोट करने के बाद में अब हम अपनी सेकंड एजम्पशन लेके चल रहे हैं। कल को यदि एग्जाम में ये लिखा आ जाए नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है जी, चलें भाई, आ जाओ फटाफट से मैदान में। चलो सर, यदि क्वेश्चन में अभी तो आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, जो पहला पार्ट था जिसमें हमने रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी माना था, यहां पे नोट भी लिख देंगे, एज्यूम रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, किसको? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसके हिसाब से है। अब मैं अपने सॉल्यूशन को बदल रहा हूँ, सेकंड अजम्पशन से लेके चल रहा हूँ, जिसमें लिखा होगा नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो उस केस में हमारे आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि सभी ने नोट कर लिया तो चलते हैं आगे, ठीक है ना। पहले सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? हाँ जी, एज्यूम अब हम क्या करेंगे? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, किसको? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को। ठीक है भाई। अब 3900 रुपीज जो आप यहां लिख रहे थे उसकी जगह तो लिखोगे नील, क्योंकि 3900 अब आपके पास आ जाएगा नीचे। बस इतना फर्क है, जो वैल्यू आप यहां लिख रहे थे वो वैल्यू यहां लिखोगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 84,000 है। 84,000 में जो वैल्यू आप यहां लिखोगे वो वैल्यू आपको यहां पे लिख के दिखानी है। गलती आपसे ना हो, बहुत सावधानी से आपको काम करना है। ठीक है जी। बाकी सारा क्वेश्चन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। आपके पास में जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिखो। 12,000, 18,000 ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP। हाँ जी, फिनिश गुड्स है 21,000, 27,000। ठीक है जी। सेलिंग एक्सपेंस है 5100। सेल वैल्यू 1,12,500। हाँ जी, लेबर कॉस्ट आपके पास है 24,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नील 15,000 आपके पास में है। फैक्ट्री ओवरहेड, अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके अपनी सारी चीजें निकालनी है। हाँ जी, सबसे पहले बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है? 84,000 प्लस 5100 प्लस 3900 इक्वल टू 93,000 माइनस 1,12,500 आपके पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। हाँ जी, 1,12,500 में से 93,000 आपने माइनस किया तो 19,500 आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। अब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। 84,000 में से हमने माइनस किया कितना? 21,000 और प्लस किया 27,000। पहले 27,000 प्लस करते हैं, 21,000 माइनस करते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप जिन चीज़ों को माइनस करते हैं बेटा उनको प्लस करोगे और प्लस वाली चीज़ों को माइनस करोगे। तो आपके पास आ जाएगा 90,000। यहां पे लिखोगे 90,000 प्लस आपने किया 18,000 माइनस किया आपने 12,000 माइनस किया 15,000 और आपके पास में आ जाएगा 81,000 माइनस किया 24,000 आपके पास आ जाएगा 57,000। ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो भाई। अब अपना आंसर निकाल लो। यदि आपने 3900 रुपीज यहां लिखा होता तो फिर उस केस में क्या होता? ये 84,000 की जगह कितना आता? कितना आता आपके पास में? 87,900। ठीक है ना, बस जगह चेंज हो गई है और कुछ नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? फटाफट से नोट कर लीजिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंसर क्या आ रहा है। अब 57,000 आपके पास आ चुका है।
तो यहाँ पर भी रॉ मटेरियल कंज्यूम 57,000 है, यही सेम आपके पास आ जाएगा 57,900। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बाकी सारी चीजें सेम चलती रहेगी, सब कुछ सेम है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ जी, सब कुछ सेम है। तो ये सॉल्यूशन आपके पास किसका है? 14 क्वेश्चन का, जिसमें हमने एजम्पशन चेंज कर दी थी, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें किसी को? नोट कर लिया भाई सबने? हाँ जी, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में अगला जो है वो है 16 क्वेश्चन नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन नंबर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के दिसंबर 25 में या जून 26 के एग्जाम में। मेरे हिसाब से यदि इंस्टीट्यूट जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मैंने देखा कभी सिंपल क्वेश्चन देते हैं, कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट देते हैं। 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं न्यू सिलेबस के, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब कॉस्टशीट का समय आ गया कि कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी एग्जाम में डालें। अब तक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहे थे, हर बच्चा कर लेता है। ठीक है ना? तो प्रोफेशनल लेवल का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे हिसाब से। देखिए भाई, सबसे पहले टाइगर एयर कंडीशनिंग कंपनी प्रोड्यूसेस रेफ्रिजरेटर्स एंड सेल ईच फॉर ₹2000 ड्यूरिंग अ सर्टेन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक कंपनी है टाइगर एयर कंडीशनिंग, जो कि एक रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। कितने रुपए में बेचते हैं? 2000 रुपए में रेफ्रिजरेटर को बेचते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड कॉस्ट आर 60%, 20%, 20% रेस्पेक्टिवली ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। आपको तो सबको पता ही है कि टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें मटेरियल का खर्चा 60% है, लेबर का खर्चा 20% है और ओवरहेड का खर्चा 20% है। अब क्वेश्चन में बेटा ये मेंशन नहीं कर रखा कि जो 20% ओवरहेड का खर्चा है वो कौन सा ओवरहेड है, ऑफिस, सेलिंग या फैक्ट्री। आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से काम करना है कि यदि ओवरहेड का नाम ना दे रखा हो और आपको कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप उसे बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री ओवरहेड मान के चलेंगे। ठीक है ना? यदि किसी क्वेश्चन में आपको ओवरहेड का नाम ना दे रखा हो तो आप उसे फैक्ट्री ओवरहेड का नाम दे सकते हैं। आगे देखिए, इन ए सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर, अगले अकाउंटिंग ईयर में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय 15% एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बाय 17.5%। मतलब मटेरियल का खर्चा अगले साल आपका 15% इंक्रीज हो गया और लेबर का खर्चा 17.5% इंक्रीज हो गया, लेकिन ओवरहेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। इसका मतलब ओवरहेड का अमाउंट सेम है। अब ओवरहेड का अमाउंट सेम है ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो सोच के मानना पड़ेगा कि जब ओवरहेड के बारे में कोई चेंजेस नहीं है तो इसका मतलब वो फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। ड्यू टू दीज इंक्रीज इन कॉस्ट देयर वुड बी 50% डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यदि कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए तो आपका प्रॉफिट 50% घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ द सेम सेलिंग प्राइस वर टू बी मेंटेन, यदि सेलिंग प्राइस पहले भी 2000 थी, आगे भी 2000 रखी जाए, मतलब आपके 2 ईयर ले लो, एक 2000 आपके पास आ गया 25, एक 2026 आ गया, 26-27 आ गया, 22-23 आ गया, कोई भी 2 साल ले लो, करंट ईयर नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है, जब ईयर के नाम ना दे रखे हो तो करंट ईयर नेक्स्ट ईयर ले लो। करंट ईयर में यदि मैं रेफ्रिजरेटर 2000 में बेच रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर में भी बेटा मैं रेफ्रिजरेटर 2000 में बेचूं तो सेल वैल्यू तो सेम हो गई, लेकिन नेक्स्ट ईयर में मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। अब आप सब लोग जानते हैं कि यदि सेल वैल्यू सेम हो, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाए तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पिछले साल भी 10,000 रुपये कमा रहे थे, इस साल भी 10,000 कमा रहे हैं। पिछले साल आपका 8,000 का खर्चा था, 2,000 बचते रहे, इस बार आपका खर्चा 9,000 का हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल 2,000 से कितना रह जाएगा? 1,000। मतलब कि 50% प्रॉफिट आपका क्या हो गया? कम हो गया। कहने का मतलब ये। आगे चलिए, कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू एनेबल द कंपनी टू मेंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज डेट अर्न ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। मतलब कि जो प्रॉफिट हम पिछले साल कमा रहे थे परसेंटेज में, यदि पिछले साल हमारा प्रॉफिट 10% था तो हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर भी हम प्रॉफिट 10% कमाना चाहते हैं। बताइए, ऐसी सेलिंग प्राइस जहां पे प्रॉफिट की परसेंटेज करंट ईयर नेक्स्ट ईयर, या आप ऐसे कर सकते हैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर, क्योंकि कोई भी 2 साल हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर, कोई भी 2 नाम दे सकते हैं। हमें प्रॉफिट की परसेंटेज क्या रखनी है? सेम। उसको ध्यान में रखते हुए हमें न्यू सेलिंग प्राइस बतानी है। अब क्वेश्चन को कैसे शुरू किया जाए यह हमें देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करें, बोलो भाई। आगे देखो, सबसे पहले यहां पर जब हम क्वेश्चन का वर्किंग नोट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि हमारे 2 ईयर हैं। एक हमने लिख लिया करंट ईयर
और एक बेटा हमने लिख लिया नेक्स्ट ईयर। एक हो गया हमारे पास में करंट ईयर, एक हमारे पास है नेक्स्ट ईयर। अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो हमने क्या किया, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है जिसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं करंट ईयर में, उसको एक्स मान लिया। अब आप कहोगे सर हमने एक्स क्यों माना, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सेल वैल्यू 2000 रुपए के अलावा हमारे पास में कोई अमाउंट नहीं है। हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, वो भी परसेंटेज में दे रखा है 60%, 20%, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल यदि ना दे रखी हो तो उसे मजबूरन हमें एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सेल में यदि हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में सेल वैल्यू आती है। अब सेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2000 रुपये बता रखी है, तो उसको ना हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2000 माइनस एक्स आ जाएगा, मतलब सेल में से कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा हमारे पास है लेबर कॉस्ट और तीसरा हमारे पास है ओवरहेड कॉस्ट, जो कि 60%, 20%, 20% है किसका, कॉस्ट ऑफ सेल का। यदि कॉस्ट ऑफ सेल को हम एक्स मान के चल रहे हैं, ऊपर अभी नोट लिख देंगे, एज्यूम कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ करंट ईयर भी एक्स। चलो यहां पे लिख देते हैं, एज्यूम कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ करंट ईयर बी रुपीज एक्स, ठीक है जी। तो एक्स का 60%, अब एक्स का 60% कितना होता है भाई, यहां पे कई लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, ठीक है ना। आप समझदार हैं ऐसा मैं मान के चलता हूं, समझदार का मतलब है आपका मैथ जो है वो काफी स्ट्रांग है कैलकुलेशन को समझने में। तो x का 60% कैसे निकालते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर आप हमें बताइए। तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60/100 लिखना पड़ेगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर 60/100 का मतलब होता है 0.60। मैंने कहा बिल्कुल सही, 60 को 100 से डिवाइड करो 0.60, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.60x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.60x, ऐसे 0.20x, ठीक है ना। तो मेरे पास आ जाएगा 0.60x, 0.20x, 0.20x। अच्छा इन सबका यदि मैं सम करूंगा 0.60, 0.20, 0.20, 0.60x, 0.20x और 0.20x, तो x यहाँ पे सब जगह कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आ जाएगा तो 0.60 प्लस 0.20 प्लस 0.20, यदि मैं इन सबको प्लस करूं तो बेटे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.60, 0.20, 0.20, 1.00 इंटू एक्स। अब 1.00 का मतलब होता है 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x। इसका इन तीनों का जो सम है वो x के बराबर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे, अब कैसे करना है आगे, ये तो सारी कैलकुलेशन थी बेसिक, तो मैं मान के चलता हूं आपको फाउंडेशन लेवल पे ही सिखा दी गई थी, चैंपियन बन चुके आप। अब ये कहते हैं नेक्स्ट ईयर में हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो 15% इंक्रीज हो गई। तो नेक्स्ट ईयर में हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी है भाई, हमें वो ढूंढ के निकालनी है। तो नेक्स्ट ईयर में हमने क्या देखा, जो हमारी मटेरियल कॉस्ट पहले से 0.60x है उसमें हमें 15% इंक्रीज करना है। तो सिंपल तरीका ये है कि आप पहले कैलकुलेटर में 0.60 लिखो प्लस 15% कर दो, यानी कैलकुलेटर में मैंने लिखा 0.60 प्लस 15% और मेरे पास में आ जाएगा 0.69, 0.69 आ जाएगा। तो 0.69 मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे लेबर के केस में 17.5% आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखना 0.20 प्लस 17.5%, आपके पास आ जाएगा 0.235, 0.235, हाँ जी 0.235x और यहाँ आ जाएगा 0.69x। ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं लिखा आपको बेटा, बाय डिफॉल्ट सेम लिखना पड़ेगा। अब इन सबका सम कर लीजिए। सम कैसे करेंगे, तो सम करने में x तो x ही रहेगा, खाली आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को प्लस करने का मतलब 0.690 प्लस 0.235 प्लस 0.20, आपके पास में आ जाएगा 1.125x, हाँ जी 1.125x आपके पास में आ जाएगा, 1.125x। कोई दिक्कत है इसमें किसी को,
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, और कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ में हूँ। कोई भी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। फिर से जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यू टू दीज इंक्रीज इन कॉस्ट देयर वुड बी 50% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो 50% घट गया। आपका जो प्रॉफिट है वो 50% घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस सेम रखी है, सेम सेलिंग प्राइस आपने मेंटेन की है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर यदि आप अपना प्रोडक्ट 2000 में ही बेचे, नेक्स्ट ईयर में यदि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो 2000 में ही बेचेंगे तो होगा क्या, आपकी ये जो सेल वैल्यू है यदि आप इसे 2000 ही रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, यदि सेल वैल्यू को सेम रखा जाए तो और कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए। अब आपकी कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई है और सेल वैल्यू सेम है, नो चेंज है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि सेल वैल्यू आपकी सेम रखी जाए, कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ दिखाई दिया है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 50% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 50% आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, कम हो जाएगा तो होने दो, हमारा क्या जा रहा है। तो यहां अब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, देखो भाई, अब आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 2000 माइनस 1.125x। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से आप यहाँ पे नोट कीजिए। अब क्योंकि काफी मेहनत करने का समय आ चुका है, पहले करंट ईयर में हमने टोटल कॉस्ट को x माना, x का 60%, 20%, 20% किया, प्रॉफिट आपके पास आ गया सेल माइनस टोटल कॉस्ट 2000 माइनस x। नेक्स्ट ईयर में मटेरियल कॉस्ट 15% और लेबर कॉस्ट 17.5% इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी x से इंक्रीज होकर 1.125x हो गया। सेम सेलिंग प्राइस यदि हम मेंटेन करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है अब 2000 माइनस x की जगह क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 1.125x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब इतना होने के बाद ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम है किससे, इससे। ये वाला प्रॉफिट कम है किससे, इससे, करंट ईयर के प्रॉफिट से। कितना, 50%। तो यही बात अब आपको समझ नहीं आगे, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं। हाँ जी, करंट ईयर प्रॉफिट ज्यादा है, करंट ईयर प्रॉफिट आपका ज्यादा है नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट से, ठीक है ना। करंट ईयर प्रॉफिट आपका ज्यादा है नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट से। अब यहां पे इक्वल टू का साइन मुझे चाहिए ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं। तो इक्वल टू का साइन मुझे चाहिए ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही मैं आपको समझा रहा हूं। देखो भाई, करंट ईयर प्रॉफिट है 2000 माइनस x और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट मेरे पास है 2000 माइनस 1.125x। क्या ये दोनों प्रॉफिट बराबर है? नहीं, ये वाला प्रॉफिट ज्यादा है उस वाले प्रॉफिट से। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर प्रॉफिट में से 50% प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50% कम हो गया। सेम सेलिंग प्राइस रखी और कॉस्ट को बढ़ा दी। यदि सेम सेलिंग प्राइस रखें, कॉस्ट को बढ़ा दें, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली कम होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को बराबर करने के लिए इस प्रॉफिट को 50% कम कर दिया। तो जो प्रॉफिट मेरी नज़र में 100% था, मैंने उसमें से 50% घटा दिया। इसका मतलब 2000 माइनस x को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 0.50 से, ताकि वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर हो जाए। अब 0.50 को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहां आ जाएगा 1000 और यहां आ जाएगा 0.50x इक्वल टू 2000 माइनस 1.125x। अब x को इधर ले आए, और 2000 में से बेटा हमने माइनस किया 1000, हमारे पास कितना आ जाएगा 0.625x इक्वल टू 1000। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 0.625। देखो भाई कितना आता है, 1000 को बेटा जब मैं डिवाइड करूंगा 0.625 से, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 1600। चलो जी, फटाफट से आप इसे नोट कीजिए। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो करंट ईयर की टोटल कॉस्ट x मानी थी उसकी वैल्यू आ गई 1600 रुपये। इसका मतलब ये जो वैल्यू है अब आपके पास कितनी है, 1600 रुपये।
ये वैल्यू अब आपके पास आ गई 1600। इस 1600 को यदि मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 1.125 से, 1.125x का मतलब x की वैल्यू तो 1600 है, से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1.125 को 1600 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नेक्स्ट ईयर की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 1800। कितनी आ जाएगी, 1800। 1.125 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1600 से, मेरे पास आ गया 1800 रुपये। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। चलिए देखो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, थोड़ी सी तो कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। कई बच्चे कहते हैं सर यदि एक्स वाले क्वेश्चन हम एग्जाम में ना करके जाएं तो क्या होगा? बेटा होगा कुछ नहीं, थोड़े से मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना, बट इतने कम ना हो जाएं थोड़े से की वजह से कि आपका जो टोटल है वो 50% ना बने। तो इसलिए कोशिश करें हर तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ के जाएं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार, 10 बार प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसी कोई चीज़ आपके पास ज़िंदगी में नहीं है कि आप मेहनत करें और वो आपको समझ में ना आए। समझदार बच्चों को इशारे काफ़ी है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेहनत करो भाई, यही कहने का मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। इतना सब कुछ नोट करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना भाई? हाँ जी, आगे देखिए। अब हमारी करंट ईयर की कॉस्ट आ चुकी है। करंट ईयर हमारी जो टोटल कॉस्ट है, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं, जिसको हम एक्स मान रहे थे, वो वैल्यू आ गई 1600 रुपये। हमारे पास सेल वैल्यू कितनी थी, 2000 रुपये। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 400 रुपये, ठीक है। अब जो प्रॉफिट है वो हमारा 400 रुपये है, 1600 का कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट से डिवाइड किया इनटू 100। तो 400 रुपये का प्रॉफिट 1600 का कितना आ जाएगा, 25%। क्या प्रॉफिट की परसेंटेज हम सेल पे निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब प्रॉफिट की परसेंटेज बेटा सेल पे भी निकाल सकते हैं। सेल पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 400 को 2000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास 20% आ जाएगा, 20% ऑफ सेल्स आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होगी, आप एक तरीके से इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, मतलब आप इसको अब कह सकते हैं कि अब हमारा सॉल्यूशन चालू हो गया, ठीक है ना, हमारा सॉल्यूशन चालू हो गया। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 1.125x, मतलब कि 1800 रुपये। और ये कहते हैं प्रॉफिट की परसेंटेज हमें सेम रखनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज हमें सेम रखनी है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 25%। तो 25% आप यहाँ पे निकाल लो, 25% आपके पास कितना आ जाएगा, 1800 का 25% आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास में न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी, न्यू सेलिंग प्राइस। तो 1800 का 25% आपके पास आ जाएगा 450, और आपने इसे जोड़ दिया तो आपके पास आ जाएगा 2250। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व, ठीक है जी। तो न्यू सेलिंग प्राइस जो इस क्वेश्चन में आपको निकालनी थी वो कितनी है, 2250। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर आपसे जानना चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखी जाए। कुछ कंडीशंस को फॉलो करो, यदि मटेरियल 15% इंक्रीज हो जाए, लेबर 17.5% इंक्रीज हो जाए, और प्रॉफिट की परसेंटेज जो पिछले साल थी 25% ऑन कॉस्ट, वही यदि प्रॉफिट की परसेंटेज इस साल रहे, तो हमें अपना प्रोडक्ट कितने में बेचना है। तो हमने कहा कि आपको अपना प्रोडक्ट 2250 रुपये में बेचना है, तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पहला सपना, मटेरियल कॉस्ट जो 15% बढ़ी है वो रिकवर हो जाएगी, लेबर कॉस्ट जो 17.5% बढ़ी है वो रिकवर हो जाएगी, और आपका जो सपना था 15% हमें 25% हमें प्रॉफिट हो, हमारा जो सपना था 25% प्रॉफिट का, कॉस्ट का, वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए भाई, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। अब यदि कोई दिक्कत नहीं है आपको बेटा, तो इसमें आपको अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं 15 क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि 15 क्वेश्चन आप खुद करें, आपको 2-4 मिनट का समय देता हूं ताकि आप मुझे कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाएं, ठीक है ना। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 आप मुझे करके दिखाइए। एक बार बस क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, जैसा क्वेश्चन मैंने 16 आपको कराया, 16 नंबर आपको कराया, सेम वैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 15। 15 और 16 लगभग बिल्कुल सेम ही है, लगभग का मतलब आप 100% ही कह सकते हैं, बट 100% इसलिए नहीं कहा क्योंकि वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, और कुछ चीज़ें लिखने का तरीका बदल दिया। तो अब आपके पास में आ गया 15 क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको
द मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ स्विंग मशीन। यहाँ पे एक सिलाई मशीन मेटल प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जिसे वो 300 रुपये में सेल करते हैं, मतलब एक मशीन जो हम 300 रुपये में सेल करते हैं। एन इंक्रीज ऑफ 15% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 10% इन कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटिसिपेटेड। हमें लगता है कि जब ये सिलाई मशीन हम दोबारा बनाएंगे तो हमारा जो मटेरियल का खर्चा है वो 15% बढ़ेगा और लेबर का खर्चा हमारा 10% बढ़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द ओनली फिगर्स अवेलेबल आर दोज गिवन बिलो, व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस टू गिव द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। अब यहाँ पर भी वही सेम पॉइंट पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा था कि यदि हमारा मटेरियल का खर्चा 15%, लेबर का खर्चा 10% बढ़ जाए और प्रॉफिट की परसेंटेज जो पिछले साल थी वही रहे, जो पहले थी वही रहे, तो बताइए हम अपना प्रोडक्ट कितने में बेचें। मटेरियल कॉस्ट हमारी है 45% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, लेबर कॉस्ट हमारी है 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, ओवरहेड का खर्चा 15%। अब 45%, 40%, 15%, इन तीनों को जोड़ लो, 45, 40 और 15, इन तीनों का सम आता है 100%। इसका मतलब कॉस्ट में तीन ही खर्चे हैं। द एंटिसिपेटेड इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉस्ट 35% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट। कहने का मतलब है यदि हम सेम सेलिंग प्राइस मेंटेन करें नेक्स्ट ईयर भी, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 35% पिछले साल के प्रॉफिट से कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 50% घटा था, इस बार हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 35% घट जाएगा, यदि सेल वैल्यू सेम रखी जाए और कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए। आप तो समझदार हैं, कॉस्ट यदि बढ़ेगी सेल वैल्यू सेम रहेगी, मतलब रेवेन्यू सेम है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो प्रॉफिट तो बेटा घटना ही घटना है, कम ही कम होना है। अब कितना कम होना है, 35% कम होना है। ये कंडीशन दी गई है ताकि आप करंट ईयर प्रॉफिट और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट को इक्वल कर सकें। करंट ईयर प्रॉफिट में से 35% प्रॉफिट माइनस करो तो 65% प्रॉफिट बचेगा, जो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। वहां पर जो हमने एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व किया, इक्वेशन से एक्स की वैल्यू बनेगी और फिर आपका चमत्कारी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कराता हूँ, बेटर है मैं ही आपको कराता हूँ, आपका समय बचेगा। ठीक है ना, जिनको आता है वो खुद भी कर सकते हैं, मेरे साथ साथ अपनी कैलकुलेशन चेक करते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्किंग नोट्स बनाने हैं और उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, एक जगह करंट ईयर लिख देंगे, एक जगह नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है, हाँ जी। कॉस्ट ऑफ सेल लिखना चाहें तो कॉस्ट ऑफ सेल लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट पर लिखना चाहें तो टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं। हाँ जी, एज्यूम हमने क्या किया, एज्यूम टोटल कॉस्ट ऑफ करंट ईयर बी रुपीज एक्स, मतलब हमारी जो टोटल कॉस्ट है करंट ईयर की वो एक्स रुपीज है। सेल वैल्यू है 300 रुपये, प्रॉफिट आ जाएगा 300 में से कॉस्ट माइनस की एक्स, तो 300 माइनस एक्स आ गया। अब एक्स का यहाँ पे कितना है, 45% है, तो एक्स का 45% आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी, एक्स का 40% आपको लिखना पड़ेगा, एक्स का आपको 15% लिखना पड़ेगा। 45% का हो गया 45/100, मतलब 0.45। 40% का मतलब हो गया 0.40 और 15% का मतलब हो गया 0.15, और सबके आगे आपको लिखना है एक्स। दिमाग पे जोर नहीं डालना, खराब होने का डर रहता है। सही बात है ना, ज़्यादा जोर पड़ गया दिमाग खराब हो सकता है। ठीक है नहीं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो बहुत संयम रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए होती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट ईयर में हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो क्वेश्चन में लिखी है 15% इंक्रीज हो गई है, तो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 0.45x और इसमें आपको 15% प्लस करना है। लेबर कॉस्ट आपके पास है 0.40x और इसमें आपको 10% ऐड करना है। ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो फिर से आपको सेम वैल्यू लिखनी है, कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब सेम वैल्यू है। अब सर कैलकुलेशन कैसे करें, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे x तो x ही रहेगा, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको कैलकुलेटर में लिखना है 0.45, मतलब 0.45 प्लस 15%, तो आपके पास में आ जाएगा 0.5175
हाँ जी 0.40 में प्लस कर दो 10%, तो आपके पास में आ जाएगा 0.44। सबको प्लस कर दो 0.5175 प्लस 0.44 प्लस 0.15, तो आपके पास में आ जाएगा 1.1075 और एक्स तो एक्स ही रहेगा। अब ये कहता है क्वेश्चन में फिर से जरा एक बार पॉइंट नंबर डी पढ़ लो। पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा था? द एंटीसिपेटेड इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल्स, मतलब यदि हम नई कॉस्ट को मतलब 1.1075x को कंपेयर करें प्रेजेंट सेल 300 रुपए से, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 35% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हमारा जो प्रॉफिट है वो 35% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब यदि सेल वैल्यू हम सेम रखें तो हमारा जो प्रॉफिट है अब 300 माइनस एक्स की जगह हो जाएगा 300 माइनस 10, हाँ जी 300 माइनस 1.1075x। ठीक है जी। हमारा जो प्रॉफिट है वो बेटा कितना हो जाएगा? 300 माइनस 1.1075x। ये प्रॉफिट कम है इस वाले प्रॉफिट से, ये प्रॉफिट कम है इस वाले प्रॉफिट से 35%। तो यदि ये प्रॉफिट 35% कम कर दिया जाए तो दोनों प्रॉफिट बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। करंट ईयर जो प्रॉफिट है हमारे पास में, उसमें से यदि मैं 35% प्रॉफिट कम कर दूं, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट मेरे पास जो था वो 100% था, उसमें से मैंने 35% घटा दिया ताकि वो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट के बराबर आ जाए। तो देखिए 300 माइनस एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 माइनस 35, 65%। 65% का मतलब होता है 65 अपॉन 100 मतलब कि 0.65। अब आपके पास एक्स की वैल्यू ढूंढना है। हाँ जी, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 300 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.65 से, तो हमारे पास आ जाएगा 195। देखिए भाई 1.1075 में से मैंने माइनस किया 0.65, तो मेरे पास आ जाएगा 0.4575x, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 105। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाई 0.4575। देखो कितना आता है? 105 को हमने डिवाइड किया 0.4575 से, तो हमारे पास में आ जाएगा 229.51। चलो जी, इस तरीके से हमारे पास में करंट ईयर की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। करंट ईयर की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू 229.51 आ गया। फटाफट से नोट कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, थोड़ी करनी पड़ती है। हाँ जी, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको दिक्कत कर रहा है तो मुझे बताइए। चलिए, अब यहां तक करने के बाद में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट की परसेंटेज हमें सेम रखनी है। कंपनी क्या चाहती है कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो हम सेम रखें। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कॉस्ट, जो हमारे पास है 229.51। हमारे पास सेल है 300 रुपीज़, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। बताइए कितना लिखें? यदि 229.51 को माइनस कर दे 300 में से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 70.49 बैलेंसिंग फिगर। अब प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है बेटा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया? प्रॉफिट को डिवाइड किया टोटल कॉस्ट से, मतलब कि हाँ 70.49 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है, तो 229.51 से डिवाइड करेंगे इनटू 100। देखिए कितना आता है? 70.49 डिवाइडेड बाई 229.51 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 30.71
3258, तो 326 लिख सकते हैं। क्या सर परसेंटेज इतना बड़ा लिखें? मर्जी आपकी है। 30.71 भी लिख सकते हैं, 30.713 भी लिख सकते हैं, 7132 भी लिख सकते हैं, 6 तक लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करना चाहें तो 33 भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा जोर ना लगाएं दिमाग पे, सॉल्यूशन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट ईयर की मुझे क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस। अब यदि मुझे न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है तो न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मेरी जो रिवाइज कॉस्ट है, इस बार की जो कॉस्ट है, जो कि 1.1075x है, और x की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है। हाँ जी, 1.1075 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 229.51 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 254.18 प्लस प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट आपको कितना ऐड करना है? जो आपकी कॉस्ट है 254.18 इंटू आपने मल्टीप्लाई करना है 30.71326% से, ठीक है ना? 71326, तो देखो कितना आता है? 254.18 मल्टीप्लाई बाई 30.71326%, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 78.07। हाँ जी, न्यू सेलिंग प्राइस अब आपके पास कितनी आने वाली है? जरा आप मुझे बताइए, न्यू सेलिंग प्राइस बेटा कितनी आएगी? जरा फटाफट से आप मुझे बताइए। तो मेरे पास न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी 254.18 प्लस 78.07, आपके पास आ जाएगा 332 दशमलव मतलब 0.25, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो 332 रुपये 25 पैसे आ जाएगी। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो 15 क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसे आपने 16 क्वेश्चन किया था, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की उन्होंने ऊपर नीचे हिला के रख दी, ABCD पॉइंट दे दिए, और आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी।